कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए अच्छी बात है, बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। साथ ही आज हम फिर उद्देशिका के बारे में ही जानेंगे। आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में इसके फैक्चुअल क्वेश्चन बताए थे और पूरी उद्देशिका पढ़ाई थी कि क्या क्या शब्द हैं उसमें। आज उन्हीं शब्दों को डिटेल्ड में देखेंगे। पहले देखेंगे कि हमारी जो उद्देशिका है उसकी प्रकृति कैसी है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना देश के तीनों अंगों, तीन अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कोई शक्ति नहीं देती है। यह अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद जो हैं होते हैं आर्टिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स, हिंदी में अनुच्छेद, तो अनुच्छेद से प्राप्त करती हैं। तो ये बात क्लियर रखिएगा, जो संविधान की उद्देशिका है वो किसी भी अंग को, देश के किसी भी अंग को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती हैं। जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उनकी जो शक्तियां हैं, यानी कि वो किस तरीके से कार्य करेंगी, कैसे कार्य करने हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर हैं, सारी की सारी पावर उनको अनुच्छेदों के द्वारा मिली है। क्लियर? जब हम पूरा संविधान के बारे में पढ़ेंगे ना, सभी आर्टिकल्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा सभी के बारे में, सभी अंगों के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है, सबके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये कहा गया है कि यहाँ पर उद्देशिका से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसी कारण उनकी शक्ति पर यह कोई रोक भी नहीं लगाती है, यानी कि उद्देशिका के कारण उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लग सकती। न्यायालय में उद्देशिका के आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता कि वह इसे लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आप उद्देशिका को आधार बनाएं कि इस उद्देशिका के आधार पर आप न्यायालय में कोई वाद ले जाएं, कोई विवाद ले जाएं और आप ये कहें कि जो गवर्नमेंट है या सरकार है वो इसको लागू नहीं कर रही, तो इसका कोई आधार नहीं। आप किसी भी वाद को, विवाद को उद्देशिका के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसमें जो शब्द लिखे हैं, जैसे हमारे डीपीएसपी है ना, नीति निदेशक तत्व, उनको भी आप न्यायालयों में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो राज्य के अपने, उसको सिर्फ कहा गया है कि ऐसा करना है। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से कितना करना है, कैसा करना है, वो सब राज्य को अपने हाथ में है उसके। वो बस दिशा निर्देश है कि इस तरीके के इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। तो आप इस पे, ये वाद योग्य नहीं है, आप इस पे वाद विवाद नहीं कर सकते, ये बात क्लियर रखिएगा आप। संविधान की अस्पष्टता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी जो उद्देशिका है, आपको इससे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था इसी के, कि हमारा संविधान कुछ बातों पर अगर मौन है, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिस पर संविधान मौन है, अस्पष्टता है संविधान में, तो संविधान की अस्पष्टता को दूर करने के लिए उद्देशिका को प्रयोग में लिया जा सकता है। उद्देशिका का प्रेफरेंस लिया जा सकता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की बात होनी चाहिए, किस तरीके का विचार होना चाहिए इस बात के लिए, जिस भी बात पर मौन हो तो प्रेफरेंस ले सकते हैं। और या फिर किस बात के लिए, कि अगर दो अनुच्छेद आपस में विरोधाभासी हो रहे हो तो उनके लिए प्रेफरेंस ले सकते हैं। परंतु अगर कहीं उद्देशिका और अनुच्छेद में कोई विरोधाभास हो रहा हो तो अनुच्छेद को ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद में वो चीज़ें क्लियर तौर पर लिख दी गई हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा। याद रखिएगा आप ये बात। अब सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, अर्थात जो हम हैं, हम और आप, हम सब नागरिक, हम भारत के लोग। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार, मूल स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, यानी कि हम और आप, हम जो नागरिक हैं भारत के, वही भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार हैं। यह देश के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम ये नहीं कि भाई डेथ होने वाली है, नहीं, यानी कि जो लाइन है, अगर कोई लाइन लगी हुई है तो उसमें जो सबसे लास्ट का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करती है, करना कर्तव्य है और करता भी है हमारे देश का संविधान। ये नहीं है कि छोटे को अलग देखेगा कि भाई ये अमीर है तो इसका प्रतिनिधित्व अलग होगा, ये लेडीज़ है इसका अलग होगा, ये बच्चा अलग, नहीं। जो सबसे लास्ट का, सबसे नीचे का इंसान हो,
सबसे निचले स्तर पर सबसे अंतिम व्यक्ति, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है हमारा संविधान। तो यह देश के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो प्रभु सत्ता है, शक्ति है, वो हमारे हाथ में है। हम भारत के लोग इसका स्रोत है, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। संप्रभुता, दूसरा शब्द क्या है? संप्रभुता। भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही मामलों में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई देश आके हमें ऑर्डर दे कि आप ऐसे करिए या अपने देश के शासन को इस तरीके से चलाइए, आप इस देश के साथ कोई समझौता कीजिए या नहीं कीजिए। अभी आप देख रहे थे लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका और रूस में, अमेरिका कह रहा था भारत से कि आप रूस से मत खरीदिए लड़ाकू विमान, परंतु भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी, भारत ने रूस से ही खरीदे। अब ना तो ये कहेगा भारत, ना रूस ही ये कह सकता है भारत को कि आप मेरे साथ ही समझौता कीजिए, ना अमेरिका ही ये कह सकता है कि मेरे साथ ही समझौता कीजिए। हमें जिसके साथ जो समझौता करना है, जहाँ से जो चीज़ खरीदनी है, हम स्वतंत्र है इसके लिए। और साथ ही साथ अपने देश के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का कानून है, किस तरीके के नियम बनाने हैं, उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। तो यही कहा गया है कि संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी दोनों मामलों में ही स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। अगर आपका घर है, आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको बताए कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कैसा लगेगा? तो क्या संप्रभुता होगी? आपका अधिकार होगा अपने घर पे? नहीं होगा ना। तो इसी तरीके से भारत हमारा देश है, हमारे को कोई बाहर का व्यक्ति को क्यों आके कहेगा कि आप इस तरीके से कार्य कीजिए, इसके साथ समझौता कीजिए? नहीं कहेगा ना। हम अपने घर के मालिक हैं, हम निर्णय खुद अपने स्वविवेकाधिकार से लेंगे, अपने दिमाग से लेंगे, अपने माइंड से लेंगे, हमें कोई दूसरा थोड़ी ना चलाएगा। तो यही बात कही गई है कि संप्रभु उस देश को कहा जाता है जो अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में ही स्वतंत्र हो। समाजवादी, समाजवाद एक अलग अवधारणा है, परंतु हमारे देश का समाजवाद कैसा है? जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, विश्व इतिहास, तब आपको पता चलेगा। रूस भी एक समाजवादी राष्ट्र है, परंतु वहाँ का समाजवाद और हमारा समाजवाद दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, परंतु हम सिर्फ यहाँ भारत के समाजवाद की बात कर रहे हैं। समाजवादी शब्द हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम करता है? तो पहली बात आप ये याद रखिए कि ये जो हमारी मूल संविधान था, जब संविधान शुरू में बना था, तो उसकी उद्देशिका में समाजवादी शब्द नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर रखिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सन क्या था? 1976, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। पहला जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द थे, पूछे भी जाते हैं। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और अब तक वो फर्स्ट टाइम एक ही बार उद्देशिका में संशोधन किया गया है। क्लियर रखिएगा। तो समाजवादी क्या है? राष्ट्र की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होगा। अब आप देखें कि कोई सरकार क्या करती है? सरकार अपने हिसाब से कभी योजना लाती है। योजना लाने के लिए क्या करता है? जो भी समान तबके के लोग हैं सबके लिए वो योजना होती है। ऐसा नहीं है आप लेडीज़ हैं आपको नहीं मिलेगी, जेंट्स हैं आपको नहीं मिलेगी। नियम सरकार तय करती है। तो समाजवादी क्या? और दूसरा आप नज़रिया देखें तो एक इंसान तो ऊपर है, उसको किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो कोई उसे सहारा लगाए ऊपर उठने के लिए, परंतु कुछ तबका ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए, इस स्तर तक लाने के लिए, समानता के लिए सहारा लगाने की ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट वो सहारा देती है ताकि सब इक्वल हो। तो हमारा समाजवाद ये है। समाजवाद हमारा ये नहीं है कि बस मैं ही हूँ गवर्नमेंट, सब कुछ मेरे अंडर होगा, कुछ भी आप प्राइवेट तौर पर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्राइवेट, सबके अपने बिजनेस भी होते हैं ना, प्राइवेट बिजनेस जिसको कहते हैं, और गवर्नमेंट बिजनेस भी होते हैं।
तो हमारे यहाँ का समाजवाद कुछ अलग है रूस के समाजवाद से। हमारे यहाँ पर जो समाजवाद है वो सरकार उन तबकों को ऊपर उठाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए करती है कि दोनों समान स्तर तक पहुँच सके, वो भी अच्छा जीवन जिए, अपनी उनकी नेसेसरी जो आवश्यकता है, ज़रूरत जो है उनकी पूर्ति कर सकें, और हम समानता के जीवन को, यानी कि इक्वालिटी हो, उनका भी सामाजिक आर्थिक जीवन अच्छा हो, इसलिए बस सरकार सहारा देती है। अब ऐसा नहीं सरकार ने उनको सहारा दिया है तो वो जब खड़े हो गए हैं तो वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते या खुद कोई अपने माइंड से काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ का समाजवाद रूस के जैसा नहीं है। राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से, सिर्फ सरकार माध्यम का कार्य करती है, ये नहीं है कि पूरा अपना प्रभुत्व ही रखेगी, माध्यम से पूरे समाज का अधिकार। अब एक शब्द है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र है या सिख राष्ट्र है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप देखते हैं ना, आप विश्व के अन्य देशों को देखेंगे तो आप ये कहकर संबोधित करते हैं क्या कि इस्लामिक राष्ट्र, सऊदी अरब, ईरान, इन सबको क्या कहकर संबोधित किया जाता है? इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र है। परंतु भारत को, पाकिस्तान को भी आप कह सकते हैं इस्लामिक राष्ट्र है, परंतु भारत का कोई अपना धर्म है? भारत ने कोई अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म मुसलमान है? नहीं, साफ कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि भारत हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या सिख राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत बहुलता वाला देश में, इसमें विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, संस्कृति हैं, जातियां हैं। हम लोग यहाँ समन्वय से रहते हैं। हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। धर्म तो छोड़िए, हमारे देश का कोई अपना पंथ भी नहीं है। तो साफ कहा गया है, सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, सिर्फ पंथ क्या होता है? धर्म एक पूरा, एक ये सोचिए धर्म क्या होगा, एक पूरा एक हिंदू धर्म है मान लीजिए। हिंदू धर्म में भी छोटे छोटे स्तर पर अनेकों धर्म होते हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं ना, न्यनार, अलवार, बहुत सारे संप्रदाय हैं, आते सब हिंदू धर्म में ही हैं। तो ये कहा गया है सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, पंथ के आधार पर भी भारत किसका कोई भी धर्म नहीं है। भारत देश का, भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है, यानी कि अगर आप या मेरा जो भी धर्म है, हम उसको मानने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, पूजा, उसकी संस्कृति को मानने के लिए, जिस तरीके से भी हमारे धर्म में कार्य किया जाता है, पूजा पाठ होती है, जो भी उपासना होती है, हम स्वतंत्र हैं उसको करने के लिए। परंतु भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी लोग अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था व अपने धर्म को मानने तथा उसका पालन करने, साथ ही साथ उसको सहेजने, संरक्षण करने, संस्कृति का संरक्षण करते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पर तो तिलक लगाना हमारा कल्चर में है, तो कोई मना कर सकता है तिलक लगाने के लिए? सिखों में पगड़ी के लिए पगड़ी पहनी जाती है, मना कर सकते हैं? आप देखते हैं विदेशों में समय समय पर मांग उठती रहती है, आप देखेंगे कि पगड़ी नहीं होनी चाहिए, तिलक क्यों लगाया, कृपाण क्यों धारण करी। हमारे यहाँ पर आप सिखों में देखते हैं कि वहाँ पर कृपाण धारण करना उनका एक धार्मिक अधिकार है, पगड़ी लगाना धार्मिक अधिकार है। हम हिंदुओं में कलावा पहनना अधिकार है, मोमडनों में बुर्खा भी पहन लेते हैं, हम कभी ये कहते हैं, परंतु आप विदेशों में आप देखेंगे ना तो इस बात पर समय समय पर मांग उठती रहती है कि ये पगड़ी क्यों लगाते हैं, कृपाण क्यों धारण करते हैं, बुर्खा नहीं पहनना है। ये चीज़ें समय समय पर हमारे यहाँ पर आप संसद में भी जाके देखेंगे तो सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से, कोई धोती पहन कर आ रहा है, कोई पैंट कोट में आ रहा है, कोई पैंट शर्ट में आ रहा है, कोई कुर्ते पजामे में आ रहा है। तो सब वहाँ पे कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं रखा गया है कि सबको सूट में ही आना है और ब्लैक कलर के सूट में ही आना है या कोई एक कलर डिसाइड है। सब स्वतंत्र है अपनी संस्कृति मानने के लिए। आप चाहें आप टीका लगा सकते हैं, आप चाहें चूड़ियाँ पहन सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, आप चाहें बुर्खा पहन सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी पहन सकते बुर्खा।
नहीं भी लगा सकते टीका, आप स्वतंत्र हैं। तो यही बात की गई है कि अपने धर्म के संरक्षण व संवर्धन के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई ये नहीं है कि। और आप जो विदेशों में देखेंगे वहाँ पर क्या है कि अगर आप संसद भवन में जा रहे हैं तो सब एक ही ड्रेस कोड में होगा, सब सूट में होंगे, जेंट्स सारे एक सूट में होंगे, यानी कि पैंट कोट में होंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, कोई धोती पहनते हैं, कोई कुर्ता पजामा पहनते हैं, जैसी जिसकी संस्कृति, जैसा जिसका कल्चर वो वैसे ही आता है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है ना, हमारा देश बहुत अच्छा। तो पंथ निरपेक्ष शब्द से ये तात्पर्य है कि ना तो सिर्फ धर्म के आधार पर, ना धर्म के अंदर भी जो छोटे छोटे पंथ होते हैं, अलग अलग धर्म, उनके आधार पर भी कोई डिवाइडेशन नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, क्लियर रखिएगा इस बात को आप, कि सभी लोग अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था तथा अपने धर्म को मानने व पालन करने तथा संरक्षण व संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ऐसा ही नहीं है, ये तो कह दिया कि अपने धर्म को पालन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु अगर आप हिंदू हैं, आप चाहें, आपकी आस्था है सिख धर्म में, तो आप बिल्कुल उसको अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं गुरुद्वारे में, आप चर्च में जाना चाहें तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। या आप हिंदू हैं तो सिर्फ आप भगवान जी के मंदिर में ही जाइएगा, वहाँ आप यहाँ नहीं जा सकते। या आप अगर हिंदू हैं और आपको सिख कल्चर पसंद आता है, ईसाई कल्चर पसंद आता है, तो आप बिल्कुल अपना सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो धर्म अपनाना है आप अपनाइए, जो संस्कृति अपनाने हैं अपनाइए आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं, लोकतंत्रात्मक यानी कि लोगों का शासन, जनता का शासन, लोकतंत्रात्मक। अब्राहम लिंकन जी की एक बहुत फेमस इस पर परिभाषा है, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि जो शासन करेगा वो भी जनता होगी, किया भी जनता पर ही जाएगा शासन, और जनता के द्वारा ही किया जाएगा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। हमारे लिए ही होगा, हमारे द्वारा ही होगा, हमारे ऊपर ही होगा शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर ही शासन, यानी कि संप्रभु सारी शक्ति हमारे ही ऊपर है। हमारे देश में क्या होता है, जो लोकसभा में आप या फिर राज्य में विधायक चुनते हैं, वो आप जैसे, हम और आप जैसे ही लोग होते हैं, आम जनता ही होती है। वो खड़े होके कहती है मुझे इलेक्शन लड़ना है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा प्रतिनिधि करने के लिए अच्छा है, हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे देश का, हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, अगर वो आपको पसंद है तो आप उसको वोट देते हैं ना, और फिर वो जाता है, अगर सांसद चुना है, लोकसभा से चुना है तो सांसद बनेगा, संसद में जाएगा, केंद्र में, विधायक राज्य विधानमंडल में जाएगा, वहाँ जाकर वो कानून का निर्माण करेगा, और उसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, देश पर लागू होंगे। तो होता है ना, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के ही द्वारा, क्योंकि हम और आपने ही तो अपने बीच में से कुछ लोगों को चुना हम पर शासन करने के लिए, और जिनको हमने चुना वही कानून बनाएंगे, वही विधि बनाएंगे, और वो जो विधि बनाएंगे उसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो फिर यही बात कि हो गया ना शासन, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही। तो यही एक बहुत फेमस परिभाषा है, अगर आपको बहुत कम शब्दों में बताना हो, लोकतंत्रात्मक। आम आदमी की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो सारे जो जनता है, जो नागरिक है, उसको ध्यान में ही रखकर किए जाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जनता की ग्रोथ कर सकते हैं, उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पक्ष मजबूत कर सकें। तो अल्टीमेट गोल किसके लिए होता है, सारा कार्य किया जाता है जनता के लिए। अगर जनता ही नहीं होगी किसी देश में तो शासन किसके ऊपर करेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास आपकी लैंड भी है, यानी कि धरती भी है, जिसको आप घोषित कर सकते हैं कि मेरा देश है, परंतु अगर उस पर शासन करने के लिए आप शासन किस पे करेंगे, अगर आपके देश में नागरिक ही नहीं होगी, जनता नहीं होगी, तो अल्टीमेट गोल क्या है, जनता। आम आदमी की आवाज़ लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। गणराज्य,
गणराज्य किस देश को कहा जाएगा? आपको पता है हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्र हो गए थे हम। परंतु आप ये कहेंगे कि तब जब हम स्वतंत्र हुए थे जब ही हम गणराज्य भी थे, हमारा देश गणराज्य भी था तभी हमारा देश जब हम स्वतंत्र हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। हमारे देश को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि तभी हमारे देश में राष्ट्रपति जी का पद आया। और जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे देश के, वो वंशानुगत नहीं होते। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज मैं राष्ट्रपति हूं तो कल को मेरे परिवार का या मेरा बेटा ही राष्ट्रपति होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पता है ना। तो हमारा देश गणतंत्र कब हुआ? पहले तो ये क्लियर रखिएगा, हमारे राज्य को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उससे पहले तक गवर्नर जनरल का ही पद चलता था, जो अंग्रेजों के समय से था। हम गणराज्य के रूप में कब इस्टेब्लिश हुए? हमारा देश 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और गणराज्य वो देश होता है जिसका प्रमुख, जिसका अध्यक्ष, जिसका शासक वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता। ब्रिटेन में आप देख सकते हैं आज भी ब्रिटेन में महारानी होती है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वंशानुगत शासन है। हाँ, जो महारानी उनके हाथ में इतनी शक्ति नहीं होती, परंतु जो प्रमुख हैं वहाँ की महारानी ही हैं। तो वो गणराज्य कैसे हो सकता है? क्योंकि महारानी है, कल को जब वो अपने पद से इस्तीफा दे या अपने पद से हटे या एक्सपायर हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा? उनके परिवार से ही कोई बनेगा प्रमुख। तो इसलिए वो गणराज्य नहीं है। हमारे देश में क्या है? हमारे राष्ट्रपति जी आज कोई और है, कल को ऐसा नहीं है जब वो 5 साल बाद अपने पद से जाते हैं तो उनका बेटा या उनके परिवार से ही कोई बने, ऐसा नहीं है। तो गणराज्य का अगर आप मोटे मोटे शब्दों में देखना चाहें तो गणराज्य वो देश होता है जिसका प्रमुख या अध्यक्ष वंश परंपरागत के अनुसार नहीं चुना जाता, ठीक है। राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। आप एक लाइन में, एक वाक्य में कह सकते हैं वो राज्य गणराज्य होगा। राष्ट्र का प्रमुख नियमित अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आप देखते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति जी के भी चुनाव होते हैं समय समय पर, यानी कि नियमित अंतराल पर। एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम तक आप पद पर रह सकते हैं, रहेंगे, और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो गया, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर बने रहेंगे। यानी कि चुनाव के द्वारा ही हमारे देश का अध्यक्ष या फिर प्रमुख कह सकते हैं आप। हमारे देश के अध्यक्ष या प्रमुख कौन कहे जाएंगे? हमारे राष्ट्रपति जी। तो वो समय समय पर, एक समय अंतराल के बाद हमारे देश के प्रमुख को चुनने के लिए हमारे देश में चुनाव होता है। बिल्कुल। तो हमारा देश क्या है? गणराज्य है। हमारे यहाँ पर ऐसा वंशानुगत शासन नहीं है, मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा है, मेरे परिवार से ही कोई प्रमुख बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। तो इसी को गणराज्य बोलते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरीके की न्याय देने की बात की गई है। आप तो पहले याद रखिएगा, ऐसे ही सीरियल वाइज पहले सामाजिक न्याय की बात की गई है, फिर आर्थिक या राजनीतिक, ये तीनों प्रकार के न्याय को कभी सीरियल वाइज भी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। भेदभाव की समाप्ति, यानी कि ये 3 स्तर बताए हैं। सामाजिक, ना तो समाज में ही किसी स्तर पर भेद किया जाएगा, यानी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, आपका समाज में स्टेटस कुछ भी हो, आप काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, आपका कुछ भी स्तर हो, कोई भी जाति हो, कोई कुछ भी स्थान हो समाज में, ना तो समाज में के आधार पर, साथ ही साथ आर्थिक, यानी कि आप कितने धनवान हैं, आपका व्यवसाय कैसा है, आप कितना कमाते हैं, ना ही तो आर्थिक आधार पर, और साथ ही साथ राजनीतिक आधार पर भी। अगर आपको वोट लड़ना है, आपको लोकसभा के लिए वोट लड़ना है या राज्य के विधानसभा में जाना है, आपको विधायक का वोट लड़ना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बड़ा स्टेटस है।
ऐसा कुछ नहीं है। जो सरल प्रक्रिया है, एक मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है, सभी के लिए समान है वो। चाहे कोई बहुत अमीर इंसान है, वो राजनीति में उतरना चाहता है, वो अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, चुनाव, जब आपको चुनाव लड़ने होते हैं तो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है ना। तो आप चाहे कितने भी अमीर हो, और या फिर आप एक छोटे से समाज से या छोटे से तबके से या एक छोटा सा व्यवसाय करते हो, या फिर आप बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हो, या आप काले हो या गोरे हो, मोटे हो या पतले हो, कुछ, या फिर आपकी जाति कोई भी हो, अगर आपको इलेक्शन करना है तो लड़ना है, राजनीति में जाना है, तो सबके लिए समान प्रक्रिया है। आपको भी उसी तरीके से नामांकन पत्र देना पड़ेगा जैसे उस अमीर आदमी को, और अमीर आदमी को भी वैसे ही देना पड़ेगा जैसे आपको देना पड़ा है। तो तीनों स्तर पर न्याय की बात करी गई है कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और साथ ही साथ राजनीतिक, किसी भी स्तर पर किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोटे शब्दों में कहें तो भेदभाव की समाप्ति। और ये किस तरीके से सुनिश्चित होता है हमारा ये न्याय? मूल अधिकारों के द्वारा। हमारे कुछ मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स, उन्हीं के द्वारा हम इसको सुनिश्चित भी करते हैं कि हाँ, ऐसा न्याय हमें मिलेगा, प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हैं अपनी बातों को कहने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचार बताने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी चीज़ की आलोचना भी कर सकते हैं। हम, जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम उसके पक्ष में ही बोलेंगे, नहीं, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम विपक्ष में भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो किसी बात के पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको पता है ना, समय समय पर अगर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं मम्मी पापा, ये भी हमारा राइट्स बना दिया गया है, तो क्या हो गया? बच्चे का को ये अधिकार है, उसका अधिकार बना दिया गया है। तो हम अपने विचार को रखने के लिए, अगर हमें डॉक्टर बनना है और हमें सरकार हमारे ऊपर दबाव दे कि नहीं इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, तो कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसी सरकार हो कि आपको सबके लिए डिसाइड कर दे कि आपको इतना ही बोलना है, आपको अपने जीवन में इतनी पढ़ाई करनी है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से खाना है, इसके बारे में अच्छा ही बोलना है, इसके बारे में ऐसा बोलना है, सब कुछ डिसाइड करके दिया जाए आपको, तो कैसे जीवन होगा आपको? आप अभी कैसे जीते हैं? जो चाहे वो बोलते हैं, जो चाहे वो वहाँ जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं घूमने के लिए, विदेशों में भी जाते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। अगर आपको एक्टर बनना है एक्टर बनेंगे, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बनेंगे, जो बनना है आप वो बनेंगे। अपने जीवन में आप स्वतंत्र हैं विचार अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आप चाहें तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, आप चाहें तो टीका लगाइए, वही बात आ गई उपासना में। आप चाहें तो धोती कुर्ता पहनिए, अपनी संस्कृति को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं इस संस्कृति से हूँ। आप टीका लगाइए कि आप हिंदू धर्म से हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को गलत भी कहना चाहते हैं कि हाँ मैं इसके विपक्ष में हूँ, आप कह सकते हैं कि ये बात गलत है। तो यही कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया था पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं सभी लोग। यहाँ पे क्या किया गया है? विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। ये कहा गया है कि आप ये नहीं कि सिर्फ अपने ही धर्म को मानेंगे, ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो किसी और के धर्म को भी मान सकते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, आपको उसकी चीज़ें अच्छी लगती हो तो आप उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं दबाव है कि नहीं आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को ही मानिए, आप मुसलमान हैं तो मुसलमान धर्म को ही मानिए। जो चाहें आप कीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको हाथ जोड़ के पूजा करनी है, आप हाथ जोड़ के कीजिए। आपको इस तरीके से अल्लाह का नाम लेना है, आप लीजिए। तो जैसे आप उपासना की पद्धति आपको अच्छी लगती है, आप वैसे ही उपासना भी कर सकते हैं। आपके ऊपर राज्य का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि जो व्यक्ति का विकास के लिए नेसेसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे पढ़ाई, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, ये सब चीज़ जो
मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो ये कहा गया है व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंध नहीं है, हमें ग्रेजुएशन तक पढ़ना है वहीं तक पढ़ेंगे, हमें आगे एमफिल करनी है या हमें पीएचडी करनी है, हमें डॉक्टर बनना है, हम स्वतंत्र हैं अपने विकास को करने के लिए। हम कितने स्तर तक ग्रोथ करना चाहते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबंधों का अभाव, आप एक छोटे शब्द में कह सकते हैं। इसको भी आप मूल अधिकार के तहत देख सकते हैं। वहाँ पर हमें स्वतंत्रता दी गई है हमें पढ़ने के लिए। आपको ये देखेंगे, आप मूल अधिकार जब मैं पढ़ाऊँगी कि 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मूल अधिकार है कि पढ़ाना आवश्यक ही है उनके मम्मी पापा को। ऐसा नहीं है वो काम पे भेज से दे उनको कि आप कमा के लाइए। और इसको एक आपसे पूछा जा सकता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव अर्थ तो ठीक है, आपने देखा कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि हमारे विकास के लिए हमें स्टडी की, अच्छे वातावरण की, अच्छे माहौल की आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। तो पॉजिटिव ये है, परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किसी भी तरीके का। तो आप कह सकते हैं जो हमारे उद्देशिका में स्वतंत्रता दी गई है वो नकारात्मक भी है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के उसमें इंसान किसी को गाली देने लगे, कहने लगे मेरी स्वतंत्रता है, किसी को पीट दे मेरी स्वतंत्रता है, ये कैसे होगा। तो यहाँ पर जो बात की गई है, आपसे पूछा भी गया है कि जो स्वतंत्रता दी गई है वो कैसी है, तो ये नकारात्मक है। हमारे कुछ जितने भी हमारे संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं उन पे कुछ प्रतिबंध भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करें। ठीक है, हमारा मौलिक राइट्स है कि हम किसी के पक्ष विपक्ष में बोल सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम बिना बात सामने वाले को जाके गाली देंगे। हम कहेंगे हमारा मौलिक अधिकार है इसलिए हम आपको गाली दे रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। आप जाके बिना बात में किसी को पीट दे, उसके भी तो आप जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं वैसे मेरे भी मौलिक अधिकार हैं, वैसे और सबके भी मौलिक अधिकार हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर दें, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स, तब उसमें बताऊंगी किस तरीके से प्रतिबंधित भी हैं हमारे जो अधिकार हैं, ताकि हम इस बात पे ना उतरें कि हम आपको पीट रहे हैं क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम आपको गाली दे रहे हैं क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। हम फंडामेंटल राइट देखेंगे, हम यहाँ सिर्फ उद्देशिका को देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है ये नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, आपको अपने जीवन में रेपुटेशन बनाने के पूरे अवसर। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूपीएससी देना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में, तो आपको रोकेंगे थोड़ी ना। आप वो हर कार्य कर सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे घर में, मेरे समाज में बढ़ेगी, और आपको वो समान अवसर भी प्रदान किए जाएंगे जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। अब यूपीएससी का पेपर निकलेगा है तो आप अगर उसके एलिजिबल है, यानी कि जितना क्राइटेरिया उसने मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है, 21 साल की उम्र मांगी है, तो अगर आप ये सब फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप किसी भी रंग से हो, किसी भी जाति से हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, आप भर सकते हैं। और जब आप वो फॉर्म फिल कर देंगे, यूपीएससी का फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद क्या था, आप बहुत लो बैकग्राउंड से थे परंतु आपने यूपीएससी क्लियर कर ली, अब क्या होगा, आपका बैकग्राउंड बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए समान अवसर मिला ना। जैसे बाकी लोग भर रहे थे, चाहे वो अमीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से, वैसे आपने भी भरा। अब क्या किया, आपने अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा ली, आपको समान अवसर भी मिला और आपकी अपनी रेपुटेशन भी है समाज में। तो ये कहा गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आगे बढ़ने के समान अवसर। मनुष्य होने के नाते सब समान है। एक वर्ड आता है समता और समानता। समता और समानता, इसमें डिफरेंस क्या है।
नेक्स्ट आपको कोशिश करूँगी समता और समानता दोनों में डिफरेंस बता सकूँ, क्योंकि समता एक अलग शब्द है और समानता अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा कि इक्वल अवसर सबके लिए, समान अवसर, परंतु इसमें कुछ टेक्निक चीज़ें हैं। टेक्निकल रूप से ये दोनों अलग अलग हैं, समता अलग है और समानता अलग है। कोशिश रहेगी कि आपको दोनों में विभेद क्या है, दोनों में अलग क्या है, वो तकनीकी रूप से बता दूं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, आपको पहले भी बताया 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे, मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थे। वो कौन से थे 3 शब्द? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं उद्देशिका में। क्या है कहा गया है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता देश के सभी नागरिकों के बीच भावात्मक संबंधों को मजबूत करना है। बंधुता से संबंध क्या है? जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें आपस में भावात्मक संबंध हो, और इसीलिए हमारे क्या है, हम और आप ये नहीं कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम तमिलनाडु के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम असम के नागरिक हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं, हम दक्षिण भारत से हैं। नहीं, हम तो एक ही नागरिक हैं, वो भी भारत के नागरिक। झंडा भी एक है, नेशनल एंथम भी एक है, सबके लिए संविधान भी एक है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे देश में क्या किया गया है? एकल न्याय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, और साथ ही साथ एक ही झंडे के तहत हमारा पूरा देश है, एक ही नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान भी एक ही है ना। तो इससे क्या होता है? आपस में भावात्मक स्तर जुड़ता है। हम क्या हैं? हम कहीं से भी बिलोंग करते हो, हम साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हो, हम उत्तर भारत के हो, परंतु हैं हम भारतीय ही। बंधुता देश के सभी नागरिकों के बीच भावात्मक संबंधों को मजबूत करना है। भावात्मक एकता के अभाव में, अगर भावात्मक एकता नहीं होगी तो क्या होगा? भावात्मक एकता के अभाव में व्यक्ति के सम्मान, देश की एकता और अखंडता बनी नहीं रह सकती। एक बात आप क्लियर करिएगा, अगर हमारे परिवार में आपस में प्रेम ना हो, हम लोग क्या हैं, हम समय समय पर राखी बांधते हैं, इतने सारे फेस्टिवल हैं, इससे क्या होता है? हमारी वैसे समय नहीं होता किसी को, परंतु जब हमारे त्यौहार आते हैं या शादी फंक्शन कोई ओकेज़न होता है आपके घर में, सब एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, तो क्या होता है? भावात्मक स्तर बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली हमारे फेस्टिवल बहुत अच्छे हैं, जिससे हमारे बीच में आपस में प्यार बना रहता है, भावात्मक रिश्ता रहता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। इसी तरीके से क्या कहा गया है? जैसे परिवार में एक भावात्मक संबंध होना आवश्यक है, उसी तरीके से देश में भी भावात्मक संबंध होना आवश्यक है। तभी हम अपने देश में बंधुता को बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे देश की एकता और अखंडता है उसको भी बनाए रख सकते हैं। अगर हमारे देश में सब ये कहने लग जाएंगे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं यहाँ ये हूँ, तो क्या भावात्मक एकता होगी? नहीं होगी ना। तो परिवार में भी क्या कहते हैं कि अगर आपको अपने परिवार को मजबूती से बनाए रखना है, समाज में एक मजबूत स्थान चाहिए, तो क्या कहते हैं कि परिवार को एकता के सूत्र में बंध के चलना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए परिवार को। अगर एकता बनी रहेगी किसी भी परिस्थिति में, अगर परिवार के सदस्यों की एकता कायम है तो क्या होगा? आप कोई भी मुसीबत को आराम से पार कर जाएंगे, विजय पा लेंगे। ऐसे ही देश के लिए अगर आपके पूरे देश के नागरिकों में, पूरे देश में एकता है तो आपके ऊपर पहली बात तो कोई आँख उठा के नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो आप उसको करारा वाला जवाब भी दे देंगे, क्योंकि हमारे देश में एकता है। तो यही कहा गया है। अब एक चीज़ आप देखिए, ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे संविधान में शब्द लिए गए हैं, इनको रखा गया है, ये किससे प्रेरित है? यानी कि किससे प्रेरित होकर? कई प्रेरित से तात्पर्य है कि अगर हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं अपने जीवन में कि हमें क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनना क्या होता है? किससे इंस्पायर होते हैं हम, किससे प्रेरित होते हैं? कि हम क्रिकेटर देख रहे थे, हमें सचिन तेंदुलकर जी से हम इंस्पायर हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी से इंस्पायर हैं, कि हमें प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे, हमें भी इनकी तरह ही क्रिकेटर बनना है।
तो हमारे यहाँ पर 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। हमारे देश को ये अच्छा ही लगे कि हाँ हमारे देश में भी होने चाहिए, इससे हमारे देश में और एकता बनी रहेगी। तो क्या हो गया, हमने कहाँ से लिए, 1889, 1889, कहाँ से, देखिए 1889 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, प्रेरित कहाँ से है, यानी कि किसकी प्रेरणा से, किस देश की प्रेरणा से या किस क्रांति की प्रेरणा से हमने ये तीनों शब्द जो लिए हैं, किसकी पूछा भी जा सकता है आपसे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों शब्द किसकी प्रेरणा से हमने लिए हैं। तो 1889 की फ्रांसीसी क्रांति से की प्रेरणा से लिए हैं हमने ये शब्द। वहाँ पर जब ये क्रांति हुई उसके बाद ये तीनों शब्द पर काम हुआ, ये जोड़े गए, तो हमें भी ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे शब्द है, हमारे देश के लिए बहुत बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश की जैसे व्यवस्था है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमने भी ये शब्द ले लिए। और ये भेदभाव की समाप्ति, यानी कि ये न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये किससे प्रेरित होकर, 1917 की रूस की क्रांति से प्रेरित होकर। तो पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। अब हमारे सबसे लास्ट में आता है कि अंगीकृत किया। 3 शब्द आते हैं ना, हम अपनी संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्द आते हैं ना, अंगीकृत से तात्पर्य है अपनाया, यानी कि हमने स्वीकृति दे दी। वो जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था उसको हमने स्वीकृति दे दी, क्योंकि ठीक है मैंने और आपने वो संविधान बिल्कुल नहीं बनाया, परंतु वो जो जिन्होंने बनाया उन लोगों को जो स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब हम तो इतने सारी जनता कहाँ तक क्या क्या करेगी, कैसे बन पाएगा, क्या इतनी बड़ी जनता बना पाती, कैसे बन पाता। हमने स्वीकृति थी, जैसे आज हम क्या करते हैं, हम स्वीकृति देते हैं ना हमारे ऊपर शासन करने के लिए, वोट के द्वारा हम वोट देने जाते हैं लोगों को, जब वो जीतते हैं तो हमारी वो स्वीकृति होती है कि हमने आपको स्वीकृति दी है कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, हमारे देश का शासन प्रशासन देखिए। तो ये कहा गया है अंगीकृत, यानी कि हमने अपने देश के संविधान को स्वीकृति दी, उसको अपनाया। अधिनियमित, यानी कि जो अब उसमें वैधानिक रूप से कानून बनाए गए हैं, उसमें जो नियम बनाए गए हैं उसको अधिनियमित किया है, हमने उनको भी अपनाया। अब जो उसमें कानून हैं उन कानून के द्वारा ही, उसमें लिखित वैधानिक तत्वों के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही हम शासन में कार्य करेंगे या हमारे ऊपर शासन चलाया जाएगा। हमने अधिनियमित करने की शक्ति दे दी। आत्मार्पित, यानी कि हमने उसके सम्मुख समर्पित हैं, हमारे संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है, हम उस समर्पित हैं उसके लिए। जो अभी हमारे संविधान में बातें की गई हैं उसी को ध्यान में रखकर शासन प्रशासन चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, आपसे एक बात और कहती हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 15 महिलाओं ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे और पुरुष कितने थे, यानी कि टोटल मेंबर, पुरुष ने टोटल मेंबर, आप बताइए कि टोटल मेंबर कितने थे। पहली वाली वीडियो जाके देखिए कि टोटल कितने मेंबरों ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। परंतु संविधान की प्रति पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं है, याद रखिएगा। गांधी जी थे तब जब संविधान बना था, निर्माण हुआ था, परंतु हस्ताक्षर नहीं है गांधी जी के, ये बात याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।